Hello everyone. In this video we will discuss fundamental of vectors. Means हम रिकॉल कर रहे हैं बस, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा हमें रिकॉल करना है ताकि हम इसके प्रॉब्लम्स को कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ये जस्ट रिकॉल है, क्या ये कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर्स का, ठीक है। और फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ऑब्वियस है प्रॉब्लम्स तो हम लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये तो सिंपल सा फंडामेंटल है, ये तो ज़्यादा अब काम का है नहीं अपना। वेक्टर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स क्या होता है? एक डायरेक्टेड लाइन होता है जिसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक क्या होता है? फाइनल पॉइंट। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट क्या है? बी, तो ए बी वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ए बी वेक्टर। और इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस टाइप, ठीक है। ओके, जीरो वेक्टर आप सबको पता होगा, व्हाट इज जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। एक वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो है। इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है? सेम ही होता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन को हम नहीं बता सकते। डायरेक्शन क्या होती है इसकी? इनडिटरमिनेट होती है, सही है। नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट अपना है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्या है अपना? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना आना चाहिए। ए वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। जैसे आपको किसी ने दे दिया कि एक वेक्टर दे दिया आई प्लस जे प्लस के, और कहा इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो ऑब्वियस इसके मैग्नीट्यूड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई के साथ कौन लिखा है? वन, तो वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, कितना आ गया? रूट। सही है क्या? तो ए कैप कितना आ जाएगा? ए कैप अपना आ जाएगा इस वेक्टर यानी कि आई जे के अपॉन में रूट। ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये पूरा वेक्टर क्या बन जाएगा? आई कैप, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? इक्वल वेक्टर्स है। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? जब सेम मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो क्वांटिटी होगी वो भी क्या होनी चाहिए? सेम फिजिकल होगी। ऐसे नहीं कि एक फोर्स और एक क्या है? वेलोसिटी। अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है वो इक्वल वेक्टर्स, सही है। इक्वल वेक्टर्स के केस में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना? कोलिनियर वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो two vectors are said to be collinear if their directed line segment are parallel irrespective of their direction. डायरेक्शन कुछ भी हो बट उनका जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसा है, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये पैरेलल वेक्टर है। ये वेक्टर किसके पैरेलल है? ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है, तो भी ये क्या है? पैरेलल है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है? सेम है, ठीक है। अब इसके लिए फंडामेंटल आपको याद करके रखना है क्या? कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि ए वेक्टर किसके इक्वल होता है? लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के, ठीक है ना। कितना छोटा है कितना बड़ा है तो वो लैम्बडा बनाता है। लैम्बडा क्या होता है? पैरामीटर होता है। बट ये भी याद रखना है, ए वन बाय बी वन, ए टू बाय बी टू, ए थ्री बाय बी थ्री, या फिर इसको, ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी। जैसे एक वेक्टर अपना ए क्या है? ए वन आई ए टू जे, ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के। और बी वेक्टर क्या है अपना? बी वन आई बी टू जे और बी थ्री के। तो दोनों अगर पैरेलल हैं तो पहली बात तो ए वेक्टर लैम्बडा टाइम्स होगा बी वेक्टर के, या फिर ए वन बाय बी वन, ए टू बाय बी टू और ए थ्री बाय बी। और सेम केस पैरेलल और कोलिनियर एक ही बात माने जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट आपको दोनों के लिए यूज करना है, चाहे पैरेलल हो या फिर क्या हो? कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। तो देखो इस स्पेस में हमेशा दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, कोई भी वेक्टर उठा लो। तो वेक्टर्स की जो मैथ्स में बात करते हैं वो फ्री वेक्टर होते हैं, उसने वो भी लिखा है टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। हाँ, तीन के लिए हमें चेक करना पड़ता है, चार के लिए भी चेक करना पड़ता है। कोलिनियर में हम ये नहीं बोल सकते कि दो वेक्टर हमेशा कोलिनियर होते हैं, दो के लिए भी चेक करना पड़ेगा, तीन के लिए भी चेक करना पड़ेगा, चार के लिए भी चेक करना। बट हाँ, दो वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर स्पेस में एक वेक्टर ऐसा रखा है, ये वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा रहा, तो इसको आप ना मूव करा सकते हो, इसको मूव करा के यहाँ पे रख,
तो एक ही प्लेन में आ जाए, क्योंकि फ्री वेक्टर्स होते हैं। मैथ्स में जो वेक्टर्स की बात करते हैं वो कैसे वेक्टर्स की बात करते हैं, फ्री वेक्टर्स। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है अपना ए और ये बी वेक्टर कहीं और प्लेन में है, तो इसको आप मूव करा के, है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मूव करा के इस प्लेन में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऐसे एक वेक्टर है इधर कहीं ऐसा, तो इसको ऐसे ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो, इसी प्लेन में आ जाएगा। मतलब ये प्लेन है, मेरा हाथ का एक प्लेन है, ये वेक्टर कहीं ऊपर डला हुआ है, तो उसको उठा के ऐसे ऐसे, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ऊपर कहीं रखा है तो यहाँ पे उठा के रख दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, कोप्लेन वेक्टर। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ये तो आपको पता ही है, कोई ए वेक्टर है उसे आपको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें जितने भी एलिमेंट, मतलब जितने भी कंपोनेंट है वो सब 5 से मल्टीप्लाई, 5a1, 5a2 और 5a3। सही है। और ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है, प्लस ये तो आपका ही लोग एम ए एम बी, सिंपल सा है। अच्छा, अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी। या फिर ऐसे ऐड कर दो या ऐसे ऐड कर दो, दोनों बात एक ही है। ऐसे ऐड कर दो या फिर बी प्लस ए ऐड कर दो, एक ही बात। इंपॉर्टेंट ये है कि दो वेक्टर का सम जो है उसका मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू होता है इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम, जबकि दो वेक्टर का जो डिफरेंस होता है वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से बड़ा होता है। इसे आप ना ट्राइंगल की साइड के रिस्पेक्ट में देख लो तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। मान लो ये जो साइड है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये ए है और ये क्या है, बी। तो आपको पता है ट्राइंगल में ये एक ही साइड है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो एक साइड हमेशा दो साइड के सम से छोटी होती है, पहली बात। और दूसरी, एक साइड मतलब क्या कहते हैं, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होता है, छोटा होता है। तो एक तरह की दो साइड है ना, इस बार ऐसा लिख दो ना इसे समझने के लिए, प्लस ऐसे करके माइनस बी वेक्टर, है ना, ऐसा करके लिख दो। तो अभी पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तो ऑब्वियस है इन दोनों के डिफरेंस, जो इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा ना, उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कर रखा है इसमें। ठीक है। या फिर अगर वैसे समझना चाहो तो ऑब्वियस है ना, आपको ट्राइंगल आता है कि ए है बी है सी, तो ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी होगा, दो साइडों का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होता है और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है, तो वही है। ठीक है, इसमें जो साइड है ना वो ये है माइनस, दो साइड का सम है, एक टाइप का लग रहा है आपको माइनस है क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, पोजीशन वेक्टर है। नेक्स्ट क्या है अपना, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर निकालने का बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर जनरली किसी पॉइंट का क्या होता है, आर वेक्टर एक्स आई वाई जे और जेड के, इसको ही क्या हम बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से मेजर करते हैं इसे, कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, वेक्टर में ये ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, एक बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और सी इसको डिवाइड करता है m/n रेशियो में। तो जो सी है ना, मान लो सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, एम बी वेक्टर, है ना, जैसे इसमें लिखा है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस, हो गया। और मिड पॉइंट का ही हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई। ठीक है। और इसके बाद 3D स्पेस में मैंने बता ही दिया आपको पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। मेरा पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड, और डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच डिस्टेंस, पहले x2 माइनस x1 निकालो, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और वेक्टर मेथड से कुछ नहीं भाई, वेक्टर मेथड कुछ नहीं है, पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लो, आपको पता होगा ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, लास्ट वाले मतलब लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, तो आप बी माइनस ए निकालो, तो आपके पास जो बी माइनस ए आएगा वो x2 माइनस x1 आई आएगा, y2 माइनस y1 जे आएगा, और z2 माइनस z1 के आएगा। अब इसका निकाल लेना आप मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्टेंस होगा दोनों का, वही इसने लिखा। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के, पहली बात। और ए बी वेक्टर हम निकालते कैसे हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लास्ट वाला वेक्टर मतलब जो फाइनल वेक्टर है उसमें से इनिशियल वाला वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं अपने को। नेक्स्ट क्या है अपना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो देखो ये 3D स्पेस है, इसमें एक लाइन है या वेक्टर भी बोल सकते हैं, ये जो टी है ना, ये वाली लाइन, ये टी पॉइंट, या इसे वेक्टर भी बोल सकते हैं, ओपी वेक्टर। इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है, ये रहा देखो, वाई के साथ बीटा बनाया और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाया। तो ध्यान से सुन लो, ये अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, अल्फा बीटा गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और अगर इनका आप कोसाइन ले लोगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। इनकी खासियत ये होती है, इसको एल भी बोलते हैं, इसको एम भी बोलते हैं और इसको एन, और इन सब के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। तो वही लिखा है, एल कॉस अल्फा है, एम कॉस बीटा, एन क्या है, कॉस गामा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब दो बातें होती है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ना, डायरेक्शन रेशियो मैं बता देता हूँ। डायरेक्शन रेशियो हम बोलते हैं ए बी सी। तो देखो एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो होते हैं, नोट है इंपॉर्टेंट बात। अ लाइन, और जो भी वेक्टर आप बोल सकते हो, लाइन हैज infinite direction ratio, but it has unique unique डायरेक्शन कोसाइन। बट इसका डायरेक्शन कोसाइन क्यों यूनिक, ठीक है, वही लिखा था कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, 1 0 0, और डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस के 0 1 0, और डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस के 0 0 1, मतलब जेड एक्सिस पे 1 आएगा। इसको आप डायरेक्शन रेशियोज भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, वो डायरेक्शन, सॉरी, जो डायरेक्शन रेशियो होता है डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो ए एल एम बाय में एन, सॉरी बी बाय में एन, सी बाय में एल एम एन इक्वल टू के। तो के होता है के टाइम्स ऑफ लैम्डा। और पी क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ एम, और सी क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ। तो एल एम एन तो फिक्स है उस लाइन का, के को चेंज करते रहोगे, नए नए डायरेक्शन रेशियोज आते रहेंगे, इसलिए इनफाइनाइट होगा। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये आपको ऑलरेडी आता है। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों के हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल को मैच करते हैं, तब एंगल निकलता है। या तो हेड और हेड को मैच कर दो वेक्टर के, या फिर टेल और टेल को मैच कर दो। इसमें दोनों की टेल मैच करते हैं, इनिशियल पॉइंट मैच करते हैं, तो जो एंगल बनता है वो थीटा है। या फिर फाइनल पॉइंट भी मैच कर सकते हो, तो जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। और याद रखना, दो वेक्टर के बीच एंगल ऑब्वियस है, 0 से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है या 180 डिग्री का हो सकता है, इससे ज़्यादा एंगल बन नहीं सकता, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन के वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मतलब एक लाइन ए वेक्टर से पास होती है, इस पॉइंट से क्या होती है, लाइन पास होती है, फिक्स पॉइंट है, और इस वेक्टर के क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे देखो, यहाँ से इस पॉइंट से तो ये लाइन पास होती है, और पैरेलल किसके, बी वेक्टर के पैरेलल, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ए डॉट बी क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा। एक्चुअल में प्रोजेक्शन शो करता है। ठीक है, क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर आपको एंगल कैसा चाहिए, एक्यूट चाहिए, कैसा चाहिए, एक्यूट, तो ए डॉट भी नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसके ऊपर आपको मॉड लगाना पड़ेगा ऊपर, तब एंगल क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ से एक्यूट आ जाएगा। ठीक है, थीटा एक्यूट हो जाएगा, तो ये आपको आने चाहिए।
रिलेशन cos थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ, और अगर ए डॉट बी जीरो है तो दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब ए डॉट बी क्या होता है, जीरो होता है। थीटा एक्यूट कब होगा, थीटा एक्यूट का मतलब ए डॉट बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव है। और थीटा ऑब्ट्यूज कब होगा, जब ए डॉट बी क्या होगा, नेगेटिव। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। एक्यूट कब होगा, जब ए डॉट बी क्या होगा, पॉजिटिव। तो cos थीटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एंगल देगा 90 डिग्री के बीच, 0 से 90। बट अगर नेगेटिव आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, नेगेटिव यानी कि ऑब्ट्यूज करता है। ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, मैंने बोली था प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसे तो अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आप बी पे निकालना चाह रहे हो, यानी शेडो, तो वो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का प्रोजेक्शन किस पे, बी पे। अब ऐसे बोलते हैं बी का किस पे, ए पे। क्या लिखोगे, बी डॉट ए किस पे, ए पे, तो ये नीचे आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो अगर ए का प्रोजेक्शन आप बी पे देख रहे हो, ए का किस पे देख रहे हो, बी पे, इसका मतलब आप कौन सा कॉम्पोनेंट निकालना चाह रहे हो, तो पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और ए का बी पे देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा निकाल। ये मतलब होता है अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा को यहीं रखेंगे, तो इधर गया ए का बी पे निकाल दो ना, तो यही होता है प्रोजेक्शन। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, है ना। ए है ना, ए का प्रोजेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो वो कॉस होता है, और इसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है इसके बाद। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए, सबको पता है, प्रोजेक्शन आपको आते हैं। ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी, इसका डॉट अलग, इसका डॉट अलग। और ये इंपॉर्टेंट है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, जबकि चेंज हो जाएगा आई डॉट जे, के डॉट के डॉट आई, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं ना। देखो, अगर मान लो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जे को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है के को, तो ये आपस में तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो आई डॉट जे क्या होगा, 0 हो जाएगा। मैंने बोला ना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए डॉट है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये भी आप याद रखना थोड़ा सा, कभी भी जरूरत पड़ती है, तो मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी हमें पता ही है। सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, 2 ए बी कॉस थीटा, फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका आगे प्रोजेक्शन ए डॉट आई कैप इंटू में आई, ए डॉट जे कैप इंटू में जे, ए डॉट के कैप इंटू में के। एक्चुअल में कोई भी वेक्टर लिखा होगा ना ऐसे, एक्स आई वाई जेड और जेड के, तो जो एक्स होता है ना, ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, क्या है, इस वेक्टर का। और प्रोजेक्शन को लिखते कैसे हैं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मान लो तो एक तरह का क्या है, बी वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड, तो बी कैप बन गया ना। तो वैसे इसने लिखा है ए वेक्टर, ए का प्रोजेक्शन है ना, तो आगे आएगा ए वेक्टर डॉट किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो आई कैप, ए डॉट जे कैप, ए डॉट के कैप, से याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद क्या, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो याद रखना ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ज्योमेट्रिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है कौन, ए क्रॉस बी का मेरिट। और वैसे ए क्रॉस बी होता क्या है, तो आपको याद होना चाहिए, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से जो साइन ऑफ थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बट साइन ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर नहीं होती, तो इसलिए इस पे क्या लगाना पड़ेगा, मॉडुलस में इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ताकि ये रियल नंबर बन जाए। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले, अदरवाइज ये वेक्टर है। ठीक है, इसलिए देखो पीछे उसने एन कैप लिखा हुआ है बैलेंस करने, देखो यहाँ उसने बैलेंस करने के लिए एन कैप लिखा है, क्यों, क्योंकि ये तो वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, नंबर है, ये भी मैग्नीट्यूड नंबर है, साइन थीटा भी एक नंबर है, तो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर तो बनाना पड़ेगा। बैलेंस किससे हो गया, वो एन कैप। ठीक है, अब याद रखना ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड लगाओगे तो नंबर बनेगा, जबकि ए डॉट बी क्या होता है, एक नंबर होता है, रियल नंबर। ए क्रॉस बी जनरली डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, जबकि ए डॉट बी किसके इक्वल था, बी डॉट ए। ये याद रखना, ए क्रॉस बी प्लस सी तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे देखो देखो ए डॉट बी जब जीरो था तो क्या थे, वो परपेंडिकुलर थे, जबकि ए क्रॉस बी जीरो होगा तो पैरेलल हो जाएंगे या कोलिनियर। समझ लो इम्पोर्टेंट बात है। अगर ए क्रॉस ए डॉट बी जीरो था तो इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर था बी वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी जीरो हो गया तो पैरेलल हो गया। और कभी भी एक वेक्टर दूसरे का पैरेलल होता है वो लैम्डा टाइम्स हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, वहाँ पे आई डॉट आई क्या था 1, बट यहाँ पे आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस, अगर सेम वेक्टर लिख दोगे तो जीरो आ जाएगा। जबकि आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस जे क्या होता है, एक्चुअल इसमें चलती है साइकिल। क्या चलती है बेटा, साइकिल। कैसे, ऐसे ये आई है, ये जे है और ये के। अगर साइकिल को स्किप नहीं करोगे तो वही आता है, जैसे आई क्रॉस जे, स्किप नहीं किया मैंने, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो आई क्रॉस जे के। अब जे क्रॉस के स्किप नहीं किया कोई भी, तो क्या हो जाएगा आई। बट अगर स्किप कर दो, मतलब के क्रॉस जे कर दो, तो मैंने स्किप कर दिया, मान लो मुझे एंड क्लॉकवाइज चल रहा हूँ बट मैंने आई को स्किप कर दिया, तो के क्रॉस जे कर दूंगा तो माइनस आएगा। सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस आएगा। ठीक है। और सेम वेक्टर को सेम के साथ क्रॉस कराओगे तो जीरो आ जाएगा, याद रखो। और ये इम्पोर्टेंट बात तो आप सबको पता ही है, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक यूनिट वेक्टर जो दोनों के प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर होता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ये दो वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, मान लो आपके दो वेक्टर रखते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, यानी कि ये वाला। तो ये वेक्टर, ये जो दो वेक्टर है, जो दो वेक्टर इनसे जो प्लेन बनना है उनके क्या है परपेंडिकुलर है। और उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, मतलब वो प्लेन बनता कैसे, ए क्रॉस बी। देखो ए से बी के, मान लो एक वेक्टर यहाँ पे ए रखा है, एक बी रखा है, अब ए से बी आना है तो ये जो है एन कैप है, और बी से आना है तो ये भी क्या है एन कैप है। तो दो डायरेक्शन में बन सकता है, ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो इस वजह से लिखते हैं प्लस माइनस ए क्रॉस बी, याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और ये तो आपको बताइए साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एक और तरीका है, वैसे तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप कौन से वाले मेथड से निकालो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्रॉस प्रोडक्ट से ये होता है 1/2 ए क्रॉस बी। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, साइड्स को, मीन्स आपके पास एक ट्राइंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये साइड साइड है, पोजिशन वेक्टर नहीं, याद रखो। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी निकाल दो, या फिर हाफ ऑफ बी क्रॉस सी निकाल दो, मतलब एडसेंट साइड निकाल। हाँ, और ऐसे याद करना चाहते हो ऐसे कर देना, बट ये क्या है पोजिशन वेक्टर है, साइड्स नहीं है। साइड्स के लिए तो बड़ा इजी सा फॉर्मूला है जो मैंने भी लिखा है, तो मैं बता देता हूँ एक बार यहाँ पे। देखो दो बातें होती है, अगर ट्राइंगल में आपको साइड दिया, साइड इन द सेंस ए बी बी सी ए सी, तो इसका जो एरिया होता है हाफ एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी क्रॉस बी सी, या फिर हाफ बी सी क्रॉस ए सी, या फिर हाफ ए बी क्रॉस बी सी। बट अगर वो आपको दे रहा है क्या, पोजिशन वेक्टर, मतलब पोजिशन वेक्टर पी का पोजिशन वेक्टर पी, क्यू का पोजिशन वेक्टर पी, और आर क्यू का पोजिशन वेक्टर। तो देखो आप ये फॉर्मूला याद करो, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करो, साइड निकाल दो, साइड क्या होती है पी क्यू, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पी आर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये सी वेक्टर माइनस पी। तो इस केस में जो एरिया आ जाएगा वो सिंपल है, हाफ कोई दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, बी माइनस ए और सी माइनस। अब इसमें क्या है ना, ये डेटा आपको मिलेगा ऑलरेडी, तो कोई वेक्टर बन जाएगा तो इजी रहेगा। और आपको पता ही है दो वेक्टर का क्रॉस हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट के हेल्प से, ठीक है, तो हो जाएगा।
इसमें बस आपको ये पॉइंट वाया करना है, और अगर फॉर्मूला याद करना है तो एज इट इज भी आ जाता है कभी कभी जीटी के एग्जामिनेशन में, कि इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में भी होता है, तो बिल्कुल होता है, बट ये वर्टाइसिस है, पोजिशन वेक्टर याद रखना है, साइड्स नहीं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ठीक है। और अगर तीन वेक्टर कोलिनियर हो जाए तो आपको पता ही है, ट्रायंगल तो बनाएंगे नहीं, और जब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही इसने किया है, अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो कर दूं तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस से कितना आ जाएगा, ठीक है। अब पैलोग्राम का एरिया दो टाइप से निकलता है, देखो मैंने बताया नहीं है, पैलोग्राम का एरिया तो ए क्रॉस बी की तरीके से निकलता है, ए और बी गए एडसेंट साइड्स, सही है। ये पैलोग्राम है अपना, इस साइड ए मान लेते हैं और इस साइड क्या है, हाँ, अगर आपको डायगोनल दे रखे हैं D1 और D2 तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला, हाफ D1 क्रॉस D2, अगर आपको ये डायगोनल दे दें, मतलब AC और BD दे दें, ठीक है। और लैग्रेंजियन आइडेंटिटी याद रखनी है, ये क्या रिलेशन है, क्रॉस और डॉट का, इसका रिलेशन है क्रॉस और डॉट का। तो याद करने का तरीका क्या है, क्रॉस लिखो पहले, देखो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा क्योंकि एक वेक्टर होता है, उसको इधर ले आओ प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये तो एक नंबर ही होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ऐसे याद करते हैं, क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डॉट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ, सही है। तो इतना आपको क्या करना है, वेक्टर में लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डॉट प्रोडक्ट, फोकस, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, ए डॉट पे जीरो, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होती है, ए क्रॉस पे जीरो, या फिर ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स है बी वेक्टर के, या फिर A1/A2 B1/B2 C1/C, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो दो वेक्टर के क्या हो परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस, सॉरी ए क्रॉस बी और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर आते हैं एक ऊपर और एक नीचे, इसके प्लस माइनस के साथ। ए क्रॉस बी को निकालते कैसे हैं, तो डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या है साइड, बी भी क्या है साइड, बट अगर यही क्या है वर्टाइसिस हो जाए तो पहले आपको साइड की लेंथ निकालना पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, बट याद रखना यहाँ पे ए बी सी क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट के, साइड्स नहीं। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का डबल, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जबकि ए और बी का यहाँ पे साइड्स है, और डायगोनल दे तो हाफ D1 क्रॉस बी। और डायगोनल में एक बात और बता दूं तुम्हें, जो डायगोनल होती है हमेशा, जैसे पैरेललोग्राम में ए साइड है बी साइड है, तो जो एक डायगोनल होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी सम में, और एक होती है ए वेक्टर माइनस, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आपको याद करते हैं ताकि आप वेक्टर्स के क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकें, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पे पकड़ होनी चाहिए आपकी पूरी, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन 100, ये इसको आप डायरेक्शन रेशियो भी मान सकते हो, तो डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसे आप कर लेना, ये रिलेशन है डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, एबीसी क्या है डायरेक्शन रेशियो है, एलएमएन क्या है डायरेक्शन कोसाइन, तो एल ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और वो आपको एबीसी दे तो आप एलएमएन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी प्रॉपर्टीज आपको आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।